दलितों के साथ सदियों से तरह तरह के अत्याचार होते आए हैं। इन्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया गया, इन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया। और भी बहुत से उदाहरण हैं जहां उनके साथ पशुओं से भी निम्न कोटि का व्यवहार किया गया। मेरी आंखों देखी बात है कि रास्ते से स्वर्ण बिरादरी का एक आदमी गुजरा और एक दलित व्यक्ति खटिए पर बैठा रहा। इसके लिए उसे बुरी तरह पीटा गया। उसके आत्मसम्मान को कुचलने के लिए उससे थूक चटवाई गई। दलित समाज जिसे आर्थिक और मानसिक रूप से कई दशक पीछे धकेल दिया गया, उसके उन्मूलन के लिए सरकारों ने बहुत प्रयास किए, जैसे कि आरक्षण और SC/ST एक्ट। तो सवाल उठता है कि ये उपाय कितने कारगर रहे और क्या आज जातिवाद खत्म हो चुका है? जाहिर सी बात है, बिल्कुल नहीं। जातिवाद आज भी उतनी ही इंटेंसिटी से एग्जिस्ट करता है, सिर्फ उसका स्वरूप बदल गया है। आज जातिवाद का सबसे बड़ा अड्डा है सरकारी विभाग और इन सरकारी विभागों के सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, जो पूरी ताकत से प्रयासरत हैं जातिवाद किसी तरह जिंदा बचा रहे। उच्च अधिकारी अक्सर काबिलियत के नाम पर जातिगत पूर्वाग्रह दिखाते हैं, जहां टेक्निकली उन्हें गलत साबित करना लगभग असंभव होता है, लेकिन जो झेलता है वो जानता है। दलित कर्मचारियों की शिकायतें और प्रमोशन फाइलें जानबूझकर रोकी जाती हैं या फिर देरी से निपटाई जाती हैं, ये एक फैक्ट है। वो कोटा से आए हैं इसलिए अयोग्य हैं, इस बात को इनडायरेक्टली महसूस कराया जाता है। लेकिन क्या पूरी बात सिर्फ यहीं तक सीमित है, या फिर सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है जो बहुत से लोग या तो देख नहीं पाते या फिर देखना ही नहीं चाहते? एक सवाल है, अगर कोई व्यक्ति दलित है तो वह हमेशा और हर हाल में विक्टिम ही होगा। इस बात को यूनिवर्सल ट्रुथ मान लेना कितने नया की बात है। दूसरा सवाल कि एक दलित समाज का व्यक्ति अपने विभाग की एक सबसे ऊंची पोजीशन पर पहुंच जाए और फिर भी दलित ही बना रहे, ये बात कितनी तर्कसंगत है। तीसरा सवाल, क्या सरकारी विभागों में दलित समाज से बिलोंग करने वाला एक उच्च अधिकारी स्वर्ण समाज से आने वाले अपने से नीचे वाले कर्मचारियों के साथ रिवर्स जातिवाद कर सकता है? क्या इस बात की संभावना शून्य मानी जाए? चौथा सवाल, क्योंकि किसी व्यक्ति के पूर्वजों ने दलित समाज पर अत्याचार किए थे, इसलिए आज उसके साथ रिवर्स जातिवाद करना जायज हो जाता है। चलिए समझते हैं। अभी ताजा मामला है, रोहतक हरियाणा के IPS ऑफिसर वाई पूरन कुमार ने बीते 7 अक्टूबर को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पूरन कुमार दलित समाज से आते थे और घटना के बाद पुलिस को लैपटॉप पर टाइप किए हुए कुछ दस्तावेज मिले हैं, जिसमें पूरन कुमार ने इस घटना के लिए अपने सीनियर ऑफिसर और उनकी जातिवादी मानसिकता को दोषी ठहराया था। उनका आरोप था कि एक ग्रुप सिर्फ उनकी जाति की वजह से उनके खिलाफ साजिश कर रहा है। सिर्फ इतनी ही न्यूज बाहर आई थी कि कुछ मीडिया वालों और कुछ यूट्यूबर्स ने अपना फैसला सुना दिया कि जातिवाद के जहर ने एक व्यक्ति की जीवन लीला समाप्त कर दी। क्या ये आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि अभी घटना की जांच भी नहीं शुरू हुई थी, सारी बातें खुलकर सामने भी नहीं आई थी, और इन सो कॉल्ड मीडिया वालों ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया। क्या मीडिया के लिए सिर्फ इतना काफी है अपना अंतिम निष्कर्ष सुनाने के लिए? मतलब किस बात की इतनी हड़बड़ी थी? हो सकता है पूरन कुमार के लगाए आरोप सत्य होते, लेकिन आधी अधूरी जानकारी के साथ फरमान सुना देना कितना जायज है? खैर, थोड़ा जान लीजिए वाई पूरन कुमार के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। इनकी पत्नी अमनीत पूरन कुमार हरियाणा में ही सीनियर IAS ऑफिसर है। अमनीत पूरन कुमार का भाई यानी कि पूरन कुमार का साला आम आदमी पार्टी का विधायक रह चुका है। पूरन कुमार के पिता आंध्र प्रदेश में सिविल इंजीनियर थे।
मतलब पूरा परिवार पैसे और पावर से समाज के उच्चतम वर्ग में आता है। सवाल उठता है, क्या इतनी पावर होल्ड करने वाला परिवार भी जातिगत भेदभाव से प्रताड़ित हो सकता है? क्या वाकई में ऐसा संभव है? एक औसत बुद्धि के इंसान के लिए इस बात को हजम करना मुश्किल होगा। और दलित समाज के कुछ लोग भावुकता में इस बात को बिना सोचे समझे अप्रूव कर देंगे कि हाँ ऐसा होता है। और जब इतने बड़े अफसर को ये सब झेलना पड़ता है तो आम आदमी की क्या ही बिसात। देखिए, डायलॉग बाजी में ये बातें सुनने में प्रभावी लगती हैं, लेकिन याद रहे आईपीएस पूरन कुमार आईजी के पद पर तैनात थे। इसलिए सच्चाई को जानने समझने के लिए भावनाओं को साइड में रखकर तार्किक ढंग से सोचना और इस बात पर शक करना जरूरी है। सनद रहे, सरकारी विभागों में जातिवाद चलता जरूर है और जमकर चलता है, लेकिन जातिवाद और जातिगत आधार पर प्रताड़ना दोनों अलग चीजें हैं। जातिवाद करना आसान है, उसके अप्रत्यक्ष तरीके हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव के आधार पर प्रताड़ित करना, वो भी किसी सरकारी विभाग में लगभग असंभव है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जातिवाद अलग चीज है और जातिगत आधार पर किसी को प्रताड़ित करना अलग चीज। अगर एससी एसटी एक्ट और देश की सबसे ऊंची पोजीशन वाली नौकरियों में से एक नौकरी, अगर इन तमाम चीजों के बावजूद कोई इंसान जातिगत आधार पर प्रताड़ना की शिकायत करता है, तो फिर दुनिया में ऐसा कोई उपाय नहीं बचता जो इस समस्या का समाधान कर सके। या फिर इस निष्कर्ष तक पहुंचने में कोई तकलीफ की बात नहीं होनी चाहिए कि कुछ लोग हैं जिनके लिए समस्या ही उनकी सुरक्षा की ढाल है। समाधान उनके हित में है ही नहीं, उनके हित सुरक्षित रहें इसके लिए समस्या का बने रहना जरूरी है। खैर, इस घटना के बाद बहुत सी और बातें भी निकलकर सामने आई, जैसे कि वाई पूरन कुमार का एक गनमैन है सुशील कुमार, हरियाणा पुलिस का ही एक हेड कांस्टेबल। ये सुशील कुमार पिछले 20 सालों से वाई पूरन कुमार का गनमैन था। ये खटकने वाली बात है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। पिछले 20 सालों से एक ही व्यक्ति इनकी सुरक्षा में तैनात था। क्यों? क्योंकि सुशील कुमार इनका विश्वसनीय था। अब कोई मुझे समझाए कि यहाँ विश्वसनीय का मतलब क्या है? बंदूक लेकर पीछे चलने और ड्राइवरी करने के लिए ऐसी कौन सी विश्वसनीयता की जरूरत होती है? किसी बिजनेसमैन की मैनेजरी करनी हो तो बात समझ आती है, लेकिन गाड़ी चलाने और बंदूक लेकर पीछे घूमने के लिए ना तो किसी विशेष योग्यता की जरूरत होती है, ना किसी स्पेशल कैटेगरी की विश्वसनीयता की। तो बात निकल कर आई कि वे सुशील कुमार बहुत टाइम से एक शराब व्यापारी पर हर महीने 2.5 लाख रुपए की वसूली का दबाव बनाता था, और जब शराब व्यापारी परेशान हो गया तो उसने इसकी कंप्लेन कर दी। मामला पुलिस में चला गया और फिर जांच बैठ गई। जिस दिन पूरन कुमार ने अपना जीवन समाप्त किया, उसके 2 दिन बाद ही सुशील कुमार की गिरफ्तारी होने वाली थी। और घटना ने तब यू टर्न लिया जब हरियाणा पुलिस के ही एक एएसआई संदीप लाथर ने 14 अक्टूबर को खुद को गोली मार ली। इससे पहले उसने 6 मिनट का वीडियो बनाया। उस वीडियो में उसने कहा कि वाई पूरन कुमार एक भ्रष्ट अधिकारी थे और जांच में भ्रष्टाचार के आरोप खुलने के डर से उन्होंने ऐसा कदम उठाया। एएसआई संदीप ने सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए यह कदम उठाया कि इस भ्रष्टाचार के पूरे मामले को जातिवाद का एंगल देने की कुचेष्टा की जा रही है। संदीप लाथर उसी टीम का हिस्सा थे जो टीम सुशील कुमार की वसूली की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। संदीप ने वीडियो में कहा कि जिन अधिकारियों पर पूरन कुमार ने आरोप लगाए वे बेहद ईमानदार लोग हैं। असल में पूरन कुमार खुद महाभ्रष्टाचारी थे। अब वो लोग जिन्होंने इस थियरी के आधार पर फैसला सुना दिया था कि मरने वाले आदमी की अंतिम बात हमेशा सत्य होती है,
वो वाई पूरन कुमार की बात को सच मानेंगे या फिर एएसआई संदीप लाथर की? क्योंकि दोनों ने मरने से पहले अपनी बातें कही और दोनों की बातें विरोधाभासी हैं। दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। स्पष्ट है कि दोनों में से किसी एक की बात सही है और दूसरे की बात झूठ। इससे एक बात साबित होती है कि कोई जरूरी नहीं है कि मरने वाला इंसान अपने आखिरी वक्त में सत्य ही बोले। इस आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। यहाँ पे ध्यान रखा जाना जरूरी है कि संदीप लाथर ने मरने से पहले जो बातें रखी हैं ऑन कैमरा कही हैं, और वाई पूरन कुमार ने जो बातें रखी हैं वो ना तो वीडियो फॉर्मेट में है और ना ही हाथ से लिखी हुई है, वो लैपटॉप से टाइप की हुई है, जिनकी विश्वसनीयता जांच के बाद ही प्रमाणित हो सकती है कि वो बातें वाकई में पूरन कुमार ने कही थी या फिर उनके नाम पर कोई अन्य व्यक्ति अपना एजेंडा चला रहा है। कुल मिलाकर आधिकारिक तौर पर पूरी बातें अभी जांच में है और पूरी बातें क्लियर नहीं हुई है, और जितनी बातें सामने आई हैं उन्हें देखकर निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये सिर्फ जातिवाद तक सीमित कोई घटना नहीं है। ये घटना कुछ कठिन और कुछ असहज कर देने वाले सवाल खड़े करती है। क्या कुछ लोग अपनी दलित पहचान को भ्रष्टाचार और अन्याय के लिए टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं? जवाब है हाँ। वैसे तो सरकारी विभाग भ्रष्टाचार का मक्का मदीना है, क्या स्वर्ण क्या दलित। लेकिन दलित आइडेंटिटी दलितों द्वारा सुरक्षा ढाल के रूप में उपयोग की जा सकती है। आप अपनी पोजीशन का मिसयूज करो, लापरवाही करो, मक्कारी करो, करप्शन करो, वसूली करो, और कोई प्रश्न पूछे तो बोल दो मुझे दलित होने के कारण प्रताड़ित किया जा रहा है। समझने के लिए ये कोई बहुत जटिल बात नहीं है, बहुत आसानी से देखी जा सकती है। इवन जहां अफसर होता है वहां दलित समाज का अधिकारी अपने निचले कर्मचारियों का जातिगत द्वेष में शोषण करता है, ये फैक्ट है। और इस काम में वो अकेला नहीं है। जिसको जहां मौका मिलता है वहां किसी न किसी का शोषण करता है। सवर्ण अधिकारी अपने से नीचे वाले दलितों का शोषण करता है, और महिलाओं का शोषण तो बहुत सामान्य बात है। फिर क्या सवर्ण क्या ही दलित, या तो महिलाएं कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं या उसी माहौल में ढल जाती हैं या फिर जैसे तैसे मैनेज करती हैं। अब देखना होगा कि इस खबर में आगे और क्या बातें निकल कर आती हैं। लेकिन अभी इतना लगभग क्लियर हो चुका है कि मामला जातिवाद का नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का है। मेरा सवाल है खुद को सत्य और संघर्ष का ठेकेदार कहने वाले पत्रकारों से, क्या वो इस मामले में जातिगत दुष्प्रचार के लिए माफी मांगेंगे? क्या वो इस सवाल का जवाब देंगे कि कहां गई उनकी क्रेडिबिलिटी, जिस पर उंगली उठाने को वो ईश निंदा करार दे देते हैं? घटना के तुरंत बाद इन लोगों ने फैसला सुना दिया कि जातिवाद ने एक युवा अफसर की जान ले ली। क्या दोनों पक्षों की बात जाने समझे बगैर अपनी राय बना लेना निष्पक्षता है? मतलब टीआरपी की इतनी भूख जहां किसी की मौत भी एक अवसर है। मानो प्रतीक्षारत हो कि कब कोई ऐसी घटना घटे और नोचने घसोटने का मौका मिले। क्यों जरूरी है हर घटना पर पूरी बात सामने आए बगैर तुरंत उस पर अपनी राय रख देना? घटना को एक तरफा प्रस्तुत करने के पीछे वो कौन सी मंशा है? मतलब ये लोग मान कर बैठे हैं कि कोई व्यक्ति दलित है तो वो हर हाल में विक्टिम ही होगा। दलित होने से कोई इंसान मानवीय कमजोरियों और विकारों से मुक्त नहीं हो जाता है। वो हर हाल में विक्टिम ही होगा, कोई जरूरी नहीं। अगर वो उस पोजीशन पर बैठा है जहां पैसा और पावर उसके हाथ में है, तो पूरी संभावना है वो अपने से नीचे वालों का अपने पद का दुरुपयोग करके प्रताड़ित करे, जैसा कि दूसरे लोग करते हैं। वो भी अन्य लोगों की तरह लालची हो सकता है और भ्रष्टाचारी भी। और इस पोजीशन में आकर जब वो दूसरों का दलन करने लगे तब वो दलित नहीं रह जाता।
ये सत्य है कि सरकारी विभागों में जातिवाद चरम स्तर पर होता है, लेकिन दूसरा सत्य ये भी है कि रिवर्स जातिवाद भी सर उठाने लगा है, जहां छोटी जाति वाले उच्च अधिकारी ऊंची जाति वाले अपने से नीचे के कर्मचारियों का जातिगत दुर्भावना से शोषण करते हैं। क्योंकि इतिहास में किसी के पूर्वजों ने किसी के पूर्वज के साथ अन्याय किया था, तो आज उसका उल्टा करने की मंशा रखना न्याय नहीं हो जाता। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता।